जय हिंद मित्रों, हमारे चैनल महेश्वरी क्लासेस में आपका अभिनंदन है। आज की क्लास होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड स्पेशल क्लास। आज की क्लास में हम लोग विभिन्न शासन व्यवस्थाओं से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हाँ, सारे क्वेश्चंस के डिटेल एनालिसिस भी किए जाएंगे। पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताने वाली हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं झारखंड एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। आपको हमारी क्लास का PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियोस अपलोड करने के एक दिन बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मान्यता के अनुसार मुंडा जनजाति का झारखंड में प्रवेश के क्रम में किस जनजाति के साथ संघर्ष हुआ था? ए असुर, बी बिरहोर, सी हो और डी चिकबड़ाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। एक मिनट, ऑप्शन ए असुर। ठीक है, मुंडा जनजाति का जब झारखंड में प्रवेश हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि असुर जनजाति के साथ इनका संघर्ष हुआ। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मुंडा जनजाति कोलेरियन समूह की एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति मानी जाती है। प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट का मीनिंग क्या होता है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट का मीनिंग होता है ना कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया मूल के निवासी जो होते हैं उनके जो शारीरिक संरचना होती है उसके गुण देखने को मिले। ठीक है, तो जो भारत में जो भी जनजाति है, भारत के जो जितनी भी जनजातियाँ मिलती हैं ज़्यादातर उसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से ही संबंधित प्रजातियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए इनकी भाषा मुंडारी है। ठीक है, मुंडाओं की भाषा क्या है? मुंडारी। मुंडारी किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि मुंडा जनजाति मुंडारी भाषा को होडो जगर कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि होडो जगर किसे कहा जाता है, तो होडो जगर मुंडारी भाषा को कहा जाता है। कौन बोलता है ऐसे? मुंडा जनजाति जो है वो अपनी भाषा मुंडारी को होडो जगर बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए मूल रूप से इनके निवास स्थान के विषय में दो मान्यताएं हैं। पहली मान्यता के अनुसार ये तिब्बत से आए हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है। देखिए अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग विवेचना की है इस चीज़ की कि ये कुछ लोग ऐसा मानते हैं या कुछ लोगों का ऐसा कथन है कि ये तिब्बत से यहाँ आए थे। ठीक है, यहाँ के ये मूल निवासी नहीं, ये तिब्बत में रहते थे, वहाँ से फिर ये झारखंड में आए। और दूसरी मान्यता के अनुसार ये भारत के ही निवासी थे, भारत के दक्षिण पश्चिम में ये रहते थे। ठीक है, और ये वहाँ से फिर झारखंड में आ गए। अच्छा, इस अवधारणा को लेकर भी दो मान्यताएं हैं। पहली मान्यता बताती है कि जब इनका झारखंड में प्रवेश हुआ तो असुर जनजाति के साथ इनका संघर्ष हुआ था। ठीक है, असुर जनजाति जो थी उनके साथ इनका युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ, और उसके बाद ये इन्होंने क्या किया, असुर जनजाति को ये पराजित कर दिए और उसके बाद यहीं आकर बस गए। ठीक है, दूसरी मान्यता क्या बताती है? दूसरी मान्यता बोलती है कि सबसे पहले इनका आगमन मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहले इनका आगमन हुआ, उसके बाद ये झारखंड में प्रवेश किए। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि इनका निवास स्थान अभी वर्तमान में ये कहाँ रहते हैं? तो इनका निवास स्थान मेनली आपका रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम तथा संथाल परगना है। ठीक है, इसमें से मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गया कि मूल रूप से मुंडा जनजाति कहाँ रहती हैं। ठीक है, तो उसमें 3 ऑप्शन दे दिया सही, रांची, खूंटी, हजारीबाग, और एक चौथा कोई और जिला दे दिया। तो आप क्या करोगे, उसमें से इनमें से कोई ऑप्शन रहेगा तो उसको आप टिक करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि मुंडा जनजाति के लोग अपने समाधि स्थल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अपने समाधि स्थल को? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है साकरी, बी शासन, सी मानकी एंड डी मड़वा। क्या बोलते हैं मुंडा जनजाति अपने समाधि स्थल को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शासन। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, मुंडा जनजाति के लोग अपने समाधि स्थल को शासन बोलते हैं। अब इसको भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था में 3 विशेष स्थल हैं। ठीक है,
3 विशेष स्थल होते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में। पहला है सरना, दूसरा अखड़ा और तीसरा शासन। ठीक है, सरना किसको बोलते हैं? ग्राम देवता का निवास स्थल जो होता है ना, जहाँ इनके गांव के ग्राम देवता जो होते हैं, उन्हीं को, उस स्थल को क्या बोला जाता है? सरना बोला जाता है। अखड़ा क्या होता है? अखड़ा उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे क्या होता है? पंचायत की बैठक होती है। ठीक है, और रात्रि के समय में युवक युवतियों का नृत्य होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि रात्रि में युवक युवतियों का नृत्य कहाँ होता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अखड़ा में होता है। ठीक है, और यहीं पे पंचायत की बैठक भी होती है। और तीसरा महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? शासन। शासन किसको बोलते हैं? समाधि स्थल जो होता है, जहाँ पे शवों को दफनाया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? शासन बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्या किया जाता है? समाधि स्थल के ऊपर पत्थर के सील रखे जाते हैं। सील मतलब होता है क्या? बड़ा बड़ा जो पत्थर होता है ना, उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो समाधि स्थल जो बनाया जाता है, जिसको शासन बोलते हैं, वहाँ उसके ऊपर क्या किया जाता है ना, शवों को दफनाने के बाद एक निशान के तौर पे एक पत्थर रख दिया जाता है बड़ा सा, उसी को क्या बोला जाता है? उसको शासन विधि कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मुंडा जनजाति में खूंट का क्या तात्पर्य होता है? ठीक है, यहाँ पे ना डबल टाइप हो गया है, इसको आप लोग ठीक कर लोगे। तो मुंडा जनजाति में खूंट का क्या तात्पर्य होता है? ए परिवार, बी पहाड़, सी खेत और डी पूजा स्थल। आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार। मुंडा जनजाति में खूंट का तात्पर्य होता है परिवार। खूंट का मीनिंग परिवार से है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। प्रत्येक खूंट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता है। खूंट या परिवार जो होता है ना, वो अपने जंगल और जमीन का मालिक माना जाता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी वो लोग रहते हैं वहाँ के वो मालिक माने जाते हैं। इसीलिए देखते हैं कुछ जो आदिवासी बहुल इलाका है, वहाँ पे कुछ जगह जो होता है जहाँ पे ये लोग निवास करते हैं, उसको उनके लिए ही आरक्षित किया गया है सरकार की तरफ से। ठीक है, हम लोग या कोई भी साधारण आदमी जाके वहाँ पे नहीं रह सकता है। ठीक है, वही वहाँ के मालिक होते हैं। दूसरा क्या देखिए, मुंडा समुदाय में खेत बनाने वाला, जो लोग खेत बनाते हैं, ये लोग मेनली खेती वेती पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो खेत बनाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको खूंट कट्टीदार बोला जाता है। ठीक है, मुंडा समुदाय में खेत बनाने वाला खूंट कट्टीदार कहलाता है। मुंडा समुदाय द्वारा बनाया गया खेत, जिस खेत को ये बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है खूंट कट्टी खेत। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मुंडा समुदाय द्वारा बसाया गया गाँव, जिस गाँव को ये बसाते हैं उस गाँव को क्या बोला जाता है? खूंट कट्टीदार गांव। सिर्फ खूंट कट्टी याद रखना है बस, अब जो भी क्वेश्चन है उसको उसके आगे ऐड कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मुंडा समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है उसको क्या बोला जाता है? खूंट कट्टीदार व्यवस्था। ठीक है, खूंट जो होता है वो जंगल और जमीन का मालिक होता है। खेत बनाने वाला खूंट कट्टीदार कहलाता है। और मुंडा समुदाय द्वारा बनाया गया खेत क्या कहलाता है? खूंट कट्टी खेत कहलाता है। और बसाया गया गांव खूंट कट्टीदार गांव होता है। और प्रशासनिक व्यवस्था को खूंट कट्टीदार व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, मुंडा समुदाय में गाँव के समूह को क्या कहा जाता है? ए जतरा, बी पढ़ा, सी अखड़ा और डी सरना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मुंडा समुदाय में गांव के समूह को क्या कहा जाता है? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ा। ठीक है, मुंडा समुदाय में गांव के समूह को पढ़ा कहा जाता है। प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है। ठीक है, और उस पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको मुंडा बोलते हैं। हर गांव में एक पंचायत होती है, उस पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको मुंडा बोला जाता है। और कई ग्राम पंचायतों और गांवों को मिलाकर एक पट्टी बनाई जाती है, तो उसको पट्टी बोला जाता है। ठीक है, और पट्टी का जो प्रमुख होता है उसको मानकी बोलते हैं। गांव का प्रमुख जो होगा उसको मुंडा बोला जाएगा। और जब बहुत सारे गांव को एक साथ सम्मिलित रूप से जो उनको एक साथ में जब हम लोग उनकी बात करते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको पट्टी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रमुख होता है उसको मानकी बोला जाता है। मीन्स कि ये मुंडा से ज़्यादा मतलब बड़े बड़े स्तर पे ये फैसले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा पंचायत बनाया जाता है। ठीक है,
कई पट्टियों को जब मिला दिया जाता है तो उसको पढ़ा पंचायत कहते हैं। और पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको पढ़ा राजा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पढ़ा राजा कहते हैं। पढ़ा में एक ही कुल के सदस्य होते हैं और यह पद वंशानुगत नहीं होता। मीन्स कि जैसे किसी के अगर दादा परदादा पढ़ा राजा हैं तो जरूरी नहीं है कि उसके खानदान से ही उसके वंश का ही कोई पढ़ा राजा होगा। ठीक है, इलेक्शन होता है वहाँ पे, सभी कोई मिलकर मतदान करते हैं और आपस में आपसी सहमति से क्या है पढ़ा राजा का सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पद जो होता है पढ़ा राजा का, ये वंशानुगत नहीं होता है। इसको याद रखेंगे क्योंकि अभी बहुत सारा आप आगे जब पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे पद हैं जो कि वंशानुगत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि पढ़ा राजा का चुनाव क्या है, मनोनयन के द्वारा होता है। वही अभी जो मैंने बताया कि इलेक्शन के द्वारा इनका चयन किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या आज का क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन मुंडा शासन व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता? मुंडा शासन व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता। इसका ऑप्शन है ए पांडे, बी महतो, सी कर्ता और डी लाल। चलिए आंसर दीजिए जल्दी। निम्न में से कौन मुंडा शासन व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता? पांडे, महतो, कर्ता और लाल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महतो। ठीक है, ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था को ही पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था भी कहते हैं। पढ़ा पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं। कार्यपालक मतलब कि जो लोग कार्य को संपादित करवाते। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। यहाँ महतो है नहीं है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महतो। ठीक है, तो पढ़ा पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। ठीक है, और ये पद क्या होता है? ये पद वंशानुगत होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि पढ़ा राजा जो होता है, पढ़ा राजा का जो पद होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, लेकिन दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल ये जो पद होते हैं ये क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। मीन्स कि जो अभी दीवान है तो उसका बेटा दीवान बनेगा, फिर उसका पोता दीवान बनेगा, इस तरह का ये वंश के अनुसार चलता है, वंशानुगत चलता है। ठीक है, और ये सभी राजा के अधीन कार्य करते हैं। ये सभी जो पढ़ा राजा होता है उसके अंदर ही कार्य करते हैं। ठीक है, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि मानकी किस जनजातीय समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? मानकी किस जनजातीय समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? ए संथाल, बी हो, सी मुंडा एंड डी उरांव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा। ठीक है, तो मानकी जो है वो मुंडा समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग होता है। देखिए, मानकी किसको बोलते हैं? मानकी पट्टी का प्रमुख होता है। पट्टी क्या होता है? गांवों का समूह। ठीक है, उसको पट्टी बोलते हैं और पट्टी का जो प्रमुख होता है उसको मानकी बोला जाता है। ठीक है, पट्टी कई ग्राम पंचायतों और गांवों का समूह होता है। मुंडा, मानकी, पढ़ा, सरदार प्रशासनिक व्यवस्था भारत के प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है। देखिए ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए सम्मिलित रूप में फैसला लिया जा रहा है। ठीक है, गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र है मतलब कि लोगों का सुना जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि राजा है तो जो वो बोल दिया वही डिसीजन मान लिया जाएगा। यहाँ पे छोटे से बड़े स्केल पर देखिए विकेंद्रीकृत किया गया है। यहाँ पे शक्तियों का विभाजन किया गया अलग अलग। ठीक है, पहले छोटे छोटे गाँव में बांटा गया पंचायत को, उसके बाद में कुछ गाँव को मिला करके फिर पट्टी बनाई गई और उसके बाद में फिर एक पढ़ा, उसका फिर सरदार। तो इस तरह से क्या होता है ना कि जब शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है ना तो शासन व्यवस्था अच्छी चलती है और बनी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। ठीक है, तो इसको भारत के प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का एक उदाहरण के रूप में माना जाता है। ठीक है, किसको? मुंडा, मानकी और पढ़ा सरदार प्रशासनिक व्यवस्था को। नेक्स्ट क्या है कि मानकी और पढ़ा राजा को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसे राज व्यवस्था न कहकर सहकारी व्यवस्था कहा जाता है। अब देखिए मानकी और पढ़ा राजा काम तो कर रहे हैं
वो फैसला लेते हैं, झगड़े निपटाते हैं, और भी अलग अलग तरह के जो भी अपने समाज के अच्छे के लिए, भलाई के लिए कार्य करते हैं। लेकिन उसके लिए उनको कोई राजस्व नहीं दिया जा रहा है, किसी तरह की कोई इनकम उनको नहीं हो रही है। तो ये कहा जा सकता है मीन्स कि निस्वार्थ भाव से ये सेवा कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको राजस्व प्राप्त नहीं होता तो इसको राज व्यवस्था नहीं कर रहे हैं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे राज नहीं चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सहकारी व्यवस्था है कि लोग एक साथ मिल करके एक व्यवस्था को चला रहे हैं, एक समाज को चला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए कि पंचायत के अंतर्गत कौन कौन से फैसले लिए जाते हैं। देखिए पंचायत के अंतर्गत निम्न फैसले लिए जाते हैं। पहला है सीमा विवाद। अगर मान लीजिए कि दो गांवों के बीच में सीमा विवाद हो गया, मतलब कि ये एरिया हमारे अंदर है या दूसरे के अंदर, इस तरह का अगर कोई विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा कहाँ किया जाएगा, इसी जो आपका व्यवस्था है ना इनका, उसे मुंडा मान की पढ़ा सरदार की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत ही इसका फैसला किया जाएगा। इसके बाद क्या है कि देखिए आपसी झगड़े का निपटारा। मान लीजिए ये जो आपका बंटवारा या फिर आपस में किसी तरह का कोई झगड़ा वाद विवाद आस पड़ोस हो गया तो उसका भी निपटारा ये लोग पंचायत में ही कर लेते हैं। इसके लिए ये लोग पुलिस थाना ये सब में नहीं जाते हैं, आपस में बैठ के इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो भी छोटे मोटे झगड़े होते हैं या इस तरह के कोई भी विवाद होते हैं उनका निपटारा ये लोग पंचायत में ही कर लेते हैं। आज भी आप देखेंगे कई गाँवों में ये प्रथा अभी भी चलती है कि पंचायत जो होते हैं ना वो बहुत सारे फैसले अपने स्तर पे निपटा लेते हैं। बहुत मेजर अगर कोई ऐसा कुछ मैटर हो गया तभी वो लोग बाहर पुलिस में और इस सब में जाते हैं। ठीक है ना, यह मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका मानी जाती है। देखिए मुंडा जनजाति जो है ना अपने पंचायत पर बहुत ज़्यादा आस्था रखती है, बहुत ज़्यादा भरोसा करती है। इसी को वो क्या करती है, सर्वोपरि मानती है कि भाई जो फैसला पंचायत के द्वारा कर दिया जाएगा वही हमारे लिए सही है। ठीक है, तो इसको वो सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की तरह मानती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राजव्यवस्था किसे हस्तांतरित हुई। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चेरों को, बी नागवंशियों को, सी ढोकलो सोहोर को और डी उराओं को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागवंशियों को। ठीक है, कि प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राजव्यवस्था किसको हस्तांतरित की गई थी? नागवंशियों को की गई थी। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम राजा फनी मुकुट राय थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप याद रखोगे कि नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम राजा कौन थे? फनी मुकुट राय। ठीक है, उन्होंने मुंडा शासन व्यवस्था की तरह आगे भी अपना शासन संचालित किया। मुंडा शासन व्यवस्था इनको अच्छा लगता था, ये आगे अपनी शासन व्यवस्था में इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, और जो जिस प्रकार से मुंडा शासन व्यवस्था चलती थी ना उसी तरह से इन्होंने भी अपना शासन चलाया और उसको संचालित किया। उन्होंने कर व्यवस्था, भू व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। जो भी राजस्व वसूली का जो भी तरीका अपनाया जाता था मुंडा शासन व्यवस्था में, भूमि से संबंधित जो व्यवस्थाएं की गई थी या शासन से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं थी उसको एज इट इज़ इन्होंने लागू कर दिया अपने शासन के समय में, उसमें किसी तरह का इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है नागवंशी राजाओं ने किसे कर वसूलने का आदेश दिया था। ऑप्शन नंबर ए है खूंट कट्टीदार, बी जमींदार, सी भूइहर और डी मनसबदार। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नागवंशी राजाओं ने किसे कर वसूलने का आदेश दिया था? ए खूंट कट्टीदार, बी जमींदार, सी भूइहर और डी मनसबदार। इसका आंसर होगा भूइहर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। नागवंशी राजाओं ने भूइहर को कर वसूलने का आदेश दिया था। पढ़ा के प्रमुख मानकी को ही भूइहर कहा जाता है। ये जो मानकी होते थे ना पढ़ा के प्रमुख, इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को भूइहर बोला जाता था। ठीक है, और 1585 ईस्वी में मुगलों का आक्रमण हुआ था और उन्होंने नजराना लेना प्रारंभ किया, जिसके बाद में नियमित रूप से कर की तरह वसूल किया जाने लगा इसको। ठीक है, जब मुगलों का आक्रमण हुआ था ना झारखंड में, तो उस समय में 1585 में, तो उस समय उन्होंने क्या किया, नजराना के तौर पर वो पहले अब डायरेक्ट से कैसे टैक्स लगा देते, क्योंकि भारी विरोध हो जाता,
तो वो उसको नजराने के रूप में लेने लगे कि भाई राजा आए हैं तो उनको भेंट स्वरूप किसी तरह का कुछ तोहफा दे दिया जाए या इस तरह का कुछ। लेकिन फिर क्या हुआ, इसको वो लोग नियमित रूप से कर के रूप में टैक्स की तरह वसूल करने लगे, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को मालगुजारी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 1616 ईस्वी में कर ना दे पाने के कारण किस राजा को ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया था? ए दुर्जन साल, बी मणि मुकुट राय, सी फनी मुकुट राय, डी हेमंत राय। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 1616 ईस्वी में कर ना दे पाने के कारण किस राजा को ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया था? ए दुर्जन साल, बी मणि मुकुट राय, सी फनी मुकुट राय और डी हेमंत राय। इसका सही आंसर है दुर्जन साल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। महाराजा दुर्जन साल छोटा नागपुर खास के महाराजा थे, ठीक है। कहाँ के महाराजा थे? छोटा नागपुर खास के महाराजा थे। और सन 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण इनको कैद कर लिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा कैद किया गया था? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने इनको कैद कर लिया और 12 वर्षों के लिए ग्वालियर के किले में रखा गया था इनको कैद करके, ठीक है। 12 वर्ष तक इनको कैद करके रखा गया था। और जब इन्होंने 6000 सालाना कर देने को ये राजी हो गए, तब इनको कैद से मुक्त किया गया, ठीक है। यह महाराजा दुर्जन साल छोटा नागपुर खास के महाराजा थे। सन 1616 ईस्वी में कर ना दे पाने के कारण इनको कैद कर जहांगीर द्वारा 12 वर्षों के लिए ग्वालियर के किले में रखा गया था। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, कब किया गया था, कब कैद किया गया था? सन 1616 ईस्वी में। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। कितने सालों तक इनको कैद करके रखा गया? 12 वर्षों तक। और कहाँ रखा गया था? ग्वालियर के किले में रखा गया था, ठीक है। और इनको कैद से मुक्त कब किया गया? जब ये 6000 रुपये सालाना कर देने के लिए सहमत हो गए थे, राजी हो गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम नागवंशी राजाओं से नजराना मांगा गया था? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम नागवंशी राजाओं से नजराना मांगा गया था? ऑप्शन ए मुगल, बी मराठा, सी अंग्रेज और डी पाल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुगल। मुगल ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम नागवंशी राजाओं से नजराना मांगा था, ठीक है। ठीक है, मुगलों के द्वारा सर्वप्रथम नागवंशी राजाओं से नजराना मांगा गया था। नजराना या पेशकश एक प्रकार की अनियमित कर व्यवस्था थी, ठीक है। मांग तो रहे थे गिफ्ट की तरह, लेकिन वो कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं था, वो उसी तरह उसको धीरे धीरे करके वो अनियमित रूप में पहले लेते थे। चलो जब भी राजा जा रहे हैं यहाँ से या राजा के पास कोई जा रहा है तो चलो कुछ तोहफा अपना गांव के तरफ से भेज दिया गया, ठीक है। और उसको मांगा जाता था बाकायदा। अब किसी से गिफ्ट कोई मांगता है क्या? लेकिन जो उनको, वो तो राज करने आए थे ना यहाँ पे, तो वो उसको गिफ्ट की तरह मांगते थे कि भाई कोई तोहफा दो भाई। उसके बाद धीरे धीरे उनको उस चीज़ को उन्होंने क्या किया, कर की तरह वसूलना शुरू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है ए खड़िया, बी बिरहोर, सी बिरजिया और डी संथाल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी संथाल, ठीक है। मांझी शासन व्यवस्था संथाल जनजाति से संबंधित है। मांझी शासन व्यवस्था संथाल जनजाति से संबंधित है। और संथाल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। संथाल जनजाति बहुसंख्यक जनजातियों में से एक है, ठीक है। इनकी जनसंख्या बहुतायत में है, ठीक है। और यह व्यवस्थित कृषि करने वाली जनजाति है। ऐसा नहीं है कि ये झूम खेती करती है, मतलब कि जंगल में गई और वहाँ पे साफ किया, कुछ दिन वहाँ पे रहे, खेती किया और उसके बाद फिर दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, ऐसा नहीं है। ये लोग बाकायदा एक अपना गांव बसाते हैं और वहाँ पे परमानेंट रह के व्यवस्थित तरीके से कृषि करते हैं, ठीक है। और झारखंड में जनजातियों में सबसे अधिक जनसंख्या संथालों की मानी जाती है। यहाँ पे इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये एरर है, टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो जनजातियों की सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है झारखंड में? संथाल जनजाति की, ठीक है। और मुख्य रूप से इनका निवास स्थान संथाल परगना है। संथाल परगना में ये रहते हैं। झारखंड में आने से पहले इनका निवास स्थान
पश्चिम बंगाल माना जाता है कि पश्चिम बंगाल से ये आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि पश्चिम बंगाल में इनको क्या बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में इनको सावतार कहा जाता है, जिसको हम लोग जनरल भाषा में सौतार बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में इनको सावतार बोला जाता है, बोला जाता था, और हम लोग अभी भी जनरली क्या बोलते हैं इसको, सौतार बोलते हैं। सौतार मीन्स क्या, संथाल जनजाति के लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की है? संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की है? ए सौरिया पहाड़िया, बी असुर, सी बिरहोर और डी बिरजिया। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौरिया पहाड़िया। ठीक है, संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था सौरिया पहाड़िया जनजाति से प्राप्त की। पहाड़िया समुदाय संथाल परगना के मूल निवासी माने जाते हैं। जो पहाड़िया समुदाय है ना, उन्हीं को, वही जो है वो संथाल परगना के मूल निवासी माने जाते हैं। 1765 ईस्वी में झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। 1765 ईस्वी में ये क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ था, तो 1765 ईस्वी में। और इन्होंने क्या किया, ये जो पहाड़िया समुदाय थी ना, ये इन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, तो जब इन्होंने अंग्रेजों की बात नहीं मानी, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनका तो एक ही शासन प्रणाली चलता था, फूट डालो और राज करो। इन्होंने क्या किया, संथाल और पहाड़िया दोनों के बीच लड़ाई करवा दी। ठीक है, कूटनीति से संथालों एवं पहाड़ियों के बीच लड़ाई करवा दी, जिसके कारण क्या हो गया कि दोनों आपस में लड़ गए, उससे उसको अंग्रेजों को फायदा हो गया। और 1832-33 ईस्वी में 1338 वर्ग मील क्षेत्र का सीमांकन कर उसको दामिनी कोह प्रक्षेत्र की तरह स्थापना की गई। दामिनी कोह प्रक्षेत्र बना दिया गया। ठीक है, और इसी जिसे पहाड़िया जनजाति को दे दिया गया। ये जो क्षेत्र बनाया गया दामिनी को, इसको पहाड़िया जनजाति को आवंटित कर दिया गया कि आप लोग यहाँ पे रहेंगे। और उसके बाद वहाँ पर बाद में संथालों को बसाने के लिए इसको आरक्षित कर दिया गया। देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पहले तो देखे कि भाई हमारी बातों को नहीं सुन रहे पहाड़िया समुदाय, तो उन्होंने क्या किया कि अब डायरेक्ट अगर इनसे बोल लेते हैं दुश्मनी, तो हमारे लिए यहाँ पे राज करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, आपस में दो समुदायों को लड़वा दिया जो कि यहाँ के मूल निवासी थे। उसके बाद जब उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, दामिनी को करके एक क्षेत्र विशेष को, मतलब उसकी स्थापना कर दी और उसको पहाड़िया जनजाति को आवंटित कर दिया। और फिर वहाँ पे संथालों को बसाने के लिए उसको आरक्षित कर दिया, और वहाँ रहने के लिए फिर पहाड़िया और संथाल में फिर लड़ाई होगा। ठीक है ना, तो अंग्रेज जो थे वो हमेशा हर जगह पे उन्होंने यही नीति अपनाई कि फूट डालो और राज करो की नीति। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, मांझी शासन व्यवस्था में कौन मांझी की सहायता नहीं करता है? कौन मांझी की सहायता करता है वो नहीं पूछा है, कौन मांझी की सहायता नहीं करता पूछा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है ए गिरी, बी लाल, सी कोतवाल, डी भंडारी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, मांझी शासन व्यवस्था में कौन मांझी की सहायता नहीं करता, तो लाल मांझी की सहायता नहीं करता है। ठीक है, मांझी शासन व्यवस्था में लाल मांझी की सहायता नहीं करता। मांझी गांव का प्रबंधन करता है। ठीक है, मांझी गांव का प्रबंधन करता है और यह गांव का पुजारी व मुखिया होता है। मांझी के 3 सहायक होते हैं, कौन कौन से हैं? गिरी, कोतवाल, भंडारी या गुड़ैत। ये भंडारी या गुड़ैत एक ही चीज़ है। ठीक है, दोनों एक ही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न में से किस विषय पर निर्णय नहीं लिए जाते? ए यौन अपराध, बी चोरी, सी तलाक, डी हत्या। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न में से किस विषय पर निर्णय नहीं लिए जाते? इसका आंसर हो जाएगा डी हत्या। ठीक है,
हत्या का जो मामला होता है ना, अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है तो उस पर जो ग्राम पंचायत होती है वो डिसीजन नहीं लेती है, नहीं ले सकती है। बाकी सारे मुद्दे जो हैं, जो यौन अपराध है, चोरी है, तलाक है, इन सारे मुद्दों पे वो डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा हत्या जैसे गंभीर अपराध पर निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तब पुलिस केस होगा, कोर्ट में जाना होगा, है ना। और ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय लिए जाने वाले विषय कौन कौन से हैं? तो यौन अपराध, वर्जित यौन अपराध, तलाक, चोरी, भूमि विवाद, ये सारे जो मामले होते हैं इनको वे लोग पंचायत स्तर पर निपटा लेते हैं। लेकिन अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी है तो उसके लिए फिर पुलिस केस और ये सब का सहारा लिया जाता है। ठीक है, अवस्था में 70 से 80 गाँव के प्रधान को क्या कहा जाता है? ए नायके, बी सरदार, सी भंडारी और डी गोड़ैत। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है कि इसका सही आंसर होगा बी सरदार। ठीक है, तो मांझी शासन व्यवस्था में जो 70 से 80 गांव के प्रधान होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको सरदार बोला जाता है। ठीक है, अब इसको डिटेल में देखते हैं। मांझी शासन व्यवस्था में 70 से 80 गांव के प्रधान को सरदार कहते हैं। गांव के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए दो तरह के अंतर ग्राम्य संगठन होते हैं। 15 से 20 गांव पर एक नायक और 70 से 80 गांव पर एक सरदार, जो पूरे इलाके की जिम्मेदारी लेता है। देखिए क्या होता है ना कि बहुत अच्छे से, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे पंचायतों का जो है गठन किया जाता है। और सभी गांव जो मांझी शासन व्यवस्था जो है ना, बहुत ही सुव्यवस्थित व्यवस्था है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि दो तरह के अंतर्ग्राम्य संगठन बनाए जाते हैं। मीन्स कि जो गांव इसके अंदर आते हैं जहाँ पे मांझी शासन व्यवस्था चलती है, तो वहाँ पे दो अंतर्ग्राम इनके जो गांव होते हैं उन्हीं में से दो ग्राम संगठन बनाए जाते हैं जो बड़े स्तर पे काम करते हैं। एक होता है जिसमें 15 से 20 गांव का वो डिसीजन लेता है, फैसला देता है। ठीक है, उसके जो हेड होते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको नायक बोला जाता है। और जो 70 से 80 गाँव पर जो फैसला देते हैं उनको क्या बोला जाता है? एक सरदार बोला जाता है, उनको सरदार बोला जाता है। ठीक है, और ये जो सरदार होता है ये पूरे इलाके की जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखिए कि अंग्रेजों के शासनकाल में सरदार, नायक एवं मांझी को मान्यता प्राप्त थी। अंग्रेज भी इनको मान्यता दे चुके हैं। ठीक है, और इनको मासिक वेतन भी मिलता था, इनकी सैलरी होती थी बाकायदा, सरदार, नायक एवं मांझी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, संथाल समुदाय में श्रम एवं विवाह के अवसर पर किसकी सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है? ए जोग मांझी, बी नायके, सी कोतवाल एंड डी भंडारी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोग मांझी। ठीक है, संथाल समुदाय में श्रम एवं विवाह के अवसर पर जोग मांझी की सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको डिटेल में देखते हैं। संथाल समुदाय में श्रम एवं विवाह के अवसर पर जोग मांझी की सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है। जोग मांझी मांझी का सहायक होता है। हेड जो है वो मांझी होते हैं और उनकी जो सहायक होते हैं, उनका जो सहायक होता है, उनकी जो सहायता करता है उनके कार्यों में, उसको जोग मांझी बोला जाता है। और यह समाज के लोगों तथा उनके आचरण पर नज़र रखता है। इस सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, जो समाज में रह रहे हैं, उनका अपना जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो लोग रहते हैं वो किस तरह का आचरण करते हैं, किस तरह से नैतिकता का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, इन सब पे वो नज़र रखता है जोग मांझी। और वैवाहिक समस्याओं को भी सुलझाता है। विवाह से संबंधित किसी का नहीं पट रहा है, अनबन हो गया, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई शादी विवाह में अड़चन है, तो उस तरह की जो समस्याएं होती हैं उसको जोग मांझी देख लेता है अपने स्तर पे। और जन्म एवं विवाह के अवसर पर इसकी सलाह को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, जन्म एवं विवाह के अवसर पर इसकी सलाह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नंबर 17 है, मांझी शासन व्यवस्था में मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? ए जोग मांझी, बी प्रामाणिक, सी चौधरी, डी गिरी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है प्रामाणिक। मांझी की अनुपस्थिति में उसके जो कार्य होते हैं उसको प्रामाणिक संपन्न करता है। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। मांझी शासन व्यवस्था में मांझी की अनुपस्थिति में उसके काम प्रामाणिक द्वारा संपन्न किए जाते हैं। संथालों का राजनीतिक संगठन कैसा होता है, उनकी संरचना कैसी होती है, उसको थोड़ा देख लेते हैं।
देखिए, एक पंचायत होता है जिसका मुखिया या प्रधान मांझी होता है। मांझी को प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होता है। मांझी ग्राम सभा बुलाता है और गांव के झगड़ों का निपटारा करता है। इसके अलावा लगान वसूलने का काम, विवाह संबंध स्थापित करने की अनुमति भी प्रदान करता है। ठीक है। और गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको नायके कहते हैं। गांव का धार्मिक प्रधान नायके होता है। गुड़ैत संदेशवाहक का कार्य करता है। गुड़ैत गांव में ऐसे जनरली इसको गुड़ैत बोला जाता है। ठीक है। और ये संदेशवाहक की तरह काम करते हैं और ये ग्राम सभा या उत्सव की सूचना ग्रामीणों को देते हैं। मान लीजिए कि कोई पंचायत बैठने वाली है, किसी तरह का कोई गांव में किसी सभा का आयोजन किया गया है या शादी विवाह या किसी तरह का कोई उत्सव का उत्सव होने वाला है, तो उसका जो सूचना है गांव वालों को घर घर जा करके कौन देगा, तो गुड़ैत देगा। और एक स्थान पर लोगों को एकत्रित करना, मांझी के आज्ञा का पालन करना और करवाना, ये सब गुड़ैत का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, संथाल समुदाय में भगदो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? भगदो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पुजारी, बी वरिष्ठ सज्जन, सी दूसरे गांव से आए लोग और डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चलिए बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा वरिष्ठ सज्जन। जो वरिष्ठ सज्जन होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? भगदो प्रजा। भगदो प्रजा शब्द का प्रयोग वरिष्ठ सज्जन के लिए किया जाता है। वरिष्ठ सज्जन किसको बोलेंगे? जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, और जो बुजुर्ग लोग जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, मतलब अच्छे चारित्रिक गुण होते हैं जिनमें, ऐसा नहीं कि बस जो भी कुछ अनैतिक कार्यों में संलिप्त हैं वैसे लोग नहीं। जो वरिष्ठ हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, गांव के सम्मानित लोग हैं, उनके लिए उनको भगदो प्रजा बोला जाता है। और ये क्या करते हैं? झगड़ों के निर्णय करने के लिए संथाल समुदाय में कुछ वरिष्ठ सज्जन होते हैं, उन्हें भगदो प्रजा कहा जाता है। मान लीजिए किसी तरह का आपसी विवाद हो गया है, झगड़ा हो गया, जगह जमीन से रिलेटेड किसी तरह का झगड़ा, आस पड़ोस किस तरह से अगर इस तरह का विवाद हो गया, तो जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनका डिसीजन जो होता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उन लोगों का एक अनुभव होता है, वो जो बात नहीं करेंगे। युवा जो होते हैं वो लड़ने पे भरोसा ज़्यादा करते हैं, या तो जुबानी लड़ाई करेंगे या हाथापाई तोड़ करेंगे। लेकिन जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो लोग समझदार होते हैं, उनका एक जीवन का एक अपना अनुभव होता है, तो वो लोग जो भी निर्णय लेते हैं ना, उसमें वो लड़ाई झगड़ा को वो शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो युवा पीढ़ी होती है वो क्या करती है? वो उग्र हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो संथालों में क्या होता है ना, कि जब भी किसी तरह का कोई झगड़ा या इस तरह का विवाद का कोई बात हो, वहाँ फैसला लेना है, तो वहाँ पे जो वरिष्ठ सज्जन लोग होते हैं उस समाज के, उस समुदाय के, तो उनको बुलाया जाता है फैसला लेने के लिए। ठीक है। उनको सम्मिलित किया जाता है। उन्हीं लोगों को क्या बोला जाता है? भगदो प्रजा बोला जाता है। और संथाल समुदाय में अपराध के लिए शारीरिक एवं आर्थिक दोनों प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्थिक दंड लगाया जाएगा, शारीरिक तौर पर भी उनको दंडित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, कितने गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है? 5 से 10, 8 से 13, सी 10 से 15 और डी 15 से 20। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कितने गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 से 20। 15 से 20 गांव को मिलाकर एक परगना बनता है। परगना में एक अंतर ग्राम्य संगठन होता है जिसका प्रधान परगनैत होता है। ये जो 15 से 20 गांव को मिलाकर परगना बनाया गया है, वहाँ भी क्या होता है? एक अंतर ग्राम्य संगठन बनाया जाता है। मीन्स कि उसके अंदर जितने गांव आते हैं उसी में से एक ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, एक संगठन बनाया जाता है, और जिसका प्रधान जो होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको परगनैत कहते हैं। ठीक है। तो परगनैत कहते हैं। और परगनैत क्या क्या कार्य करता है, उसके कौन कौन से काम होते हैं? तो परगनैत पंचायत का आयोजन करता है, विभिन्न गांवों के बीच के विवादों का निपटारा भी करता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक गांव का पंचायत तो वो देख नहीं रहा है,
उसको 15 से 20 गाँव को देखना है, ठीक है ना, पूरे परगने को देखना है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो गाँव के बीच का जो डिस्प्यूट होता है ना, उसका उससे संबंधित जो भी विवाद होते हैं, जो भी झगड़े होते हैं, उसका निपटारा वो करता है। और पंचायत का आयोजन भी परगनेट ही करता है, ठीक है। देश मांझी से जो मामला नहीं सुलझता उसको परगनेट के पास भेजा जाता है। देश मांझी छोटे स्केल पर पंचायत में फैसला लेता है, और परगनेट के अंदर क्या होता है, 15 से 20 गांव होते हैं। तो जो फैसले देश मांझी नहीं कर पाता है, वो ऐसे फैसलों को परगनेट के पास भेजा जाता है और वो उसका डिसीजन लेता है। देश मांझी परगनेट का सहायक होता है। अब परगनेट 15 से 20 गाँव को देख रहा होता है, तो वो इंडिविजुअली हर गाँव पर तो नज़र नहीं रख सकता है, तो देश मांझी जो होता है ना, उसमें वो उसकी सहायता करता है, ठीक है। और परगनेट को बिटलाहा करने का भी अधिकार होता है। बिटलाहा जो होता है ना, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका अधिकार परगनेट को होता है, ठीक है। देखिए ये आप याद करोगे, ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि शादी विवाह के मामले में किसका निर्णय महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जोग मांझी का जो निर्णय होता है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। किस मामले में? शादी विवाह के मामले में। लेकिन जब धार्मिक अपराध से रिलेटेड कोई मामला हो तो वहाँ पर नायके का फैसला महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उससे संबंधित जो पूजा पाठ जो करवाता है वो नायके होता है। इसीलिए अगर किसी तरह का कोई धार्मिक अपराध किया गया हो तो उसका जब फैसला लिया जाएगा तो उसमें नायके का फैसला बहुत महत्व रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। चलिए देखते हैं, बिटलाहा किस जनजातीय समाज का सबसे कठोर दंड है? ए मुंडा, बी खड़िया, सी संथाल और डी गोंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिटलाहा किस जनजातीय समाज का सबसे कठोर दंड है? बिटलाहा संथाल जनजाति का, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा कि बिटलाहा संथाल जनजातीय समाज का सबसे कठोर दंड है। बिटलाहा होता क्या है, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए, बिटलाहा संथाल जनजाति का सबसे कठोर दंड होता है, और संथाल जनजाति में शारीरिक एवं आर्थिक दोनों प्रकार के दंड दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इस जनजाति में यौन अपराध को जघन्य अपराध मानते हैं। किसी तरह का अगर कोई यौन अपराध करता है तो उसको क्या माना जाता है? बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में उसको रखा गया है। यदि अपराध सिद्ध हो जाए तो पीड़िता को पत्नी के रूप में ग्रहण करवाया जाता है। अगर अपराधी इस निर्णय को स्वीकार करने से मना कर दे तब उसको देश मांझी या परगनेट के पास भेज दिया जाता है। जो गांव की जो पंचायत होती है वहाँ पे ये डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, कि अगर किसी के साथ इस तरह का कोई अपराध किया गया है तो उसको पत्नी के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। और अगर इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया जाता है तो उसको फिर देश मांझी या परगनेट के पास भेज दिया जाता है अपराधी को, ठीक है। और देश मांझी जो है ना, देश मांझी 5 से 8 गांव के मांझी होते हैं। देश मांझी 5 से 8 गांव के मांझी होते हैं। जिन मामलों का फैसला मांझी नहीं कर पाता उसे देश मांझी के पास भेज दिया जाता है, और जिनका फैसला देश मांझी भी नहीं कर पाते उसको परगनेट के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। बिटलाहा संथाल जनजाति का सबसे कठोर दंड माना जाता है। बिटलाहा का मीनिंग क्या होता है? सामाजिक बहिष्कार। बिटलाहा का अर्थ होता है सामाजिक बहिष्कार। इसके अंतर्गत व्यक्ति का पूर्ण बहिष्कार किया जाता है और उनको अपमानित करना, तिरस्कृत कर उसे गांव समाज से निकाल देना सम्मिलित होता है, ठीक है। जब बिटलाहा सजा दी जाती है ना तो ये बहुत कड़ा सजा माना जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि पूरी तरह से समाज के लोग उससे बात नहीं करेंगे, उसके साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, ठीक है। उनको अपमानित किया जाएगा, उनको हर कोई मतलब हे दृष्टि से देखेगा, गांव समाज से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत कठोर सजा है। कुंवारी लड़की के मामले में अगर यौन अपराध हो तो किस तरह का डिसीजन लिया जाता है? यदि लड़की कुंवारी है और गर्भवती हो जाती है तो जोग मांझी को सबसे पहले इसकी सूचना दी जाती है। जो जोग मांझी होते हैं ना, उनको पहले इसको सूचित किया जाता है कि इस तरह की कोई घटना हो गई है। उसके बाद पंचायत की बैठक होती है। यदि लड़की अवैध संतान के पिता का नाम और पहचान बता दे और आरोप सिद्ध भी हो जाए तो दोषी को लड़की को अपनाना पड़ता है। यदि लड़की पिता का नाम या पहचान न बता पाए तो दोष को दूर करने के लिए तथा गांव को पवित्र करने के लिए लड़की के परिवार को दंडित किया जाता है।
परिवार को दंड स्वरूप पूजा पाठ की सामग्री तथा भोज भात, जिसके अंदर चावल, दाल, खस्सी, ये सब चीज़ का इंतजाम करना होता है, व्यवस्था करना होता है। ठीक है, जब समाज से निकाल दिया जाता है ना, तो अभी भी बहुत सारे गाँवों में ये प्रथा है कि समाज से जब किसी को बहिष्कृत किया जाता है, उसको दोबारा समाज में लेने के लिए वही भोज भात का तैयारी करवाया जाता है। मतलब वो गांव के सारे लोगों को खाना खिलाने का प्रचलन है। ठीक है, उसके बाद उसको फिर समाज में ले लिया जाता है। अवैध संबंधों से जन्मे संतान का जो नामकरण होता है वो जोगमांझी के गोत्र पर किया जाता है। क्योंकि पिता का नाम का पता नहीं होता, इसलिए जोगमांझी के नाम पे, जोगमांझी के गोत्र पर ही उनसे जन्मे संतान का नामकरण किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, ढोकलो सोहोर किस समुदाय से संबंधित व्यवस्था है? ए खड़िया, बी सोरिया पहाड़िया, सी बिरहोर, डी उरांव। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा खड़िया जनजाति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ढोकलो सोहोर खड़िया समुदाय से संबंधित शासन व्यवस्था है। तो इसको डिटेल में देखते हैं। ढोकलो खड़िया जनजाति से संबंधित शासन व्यवस्था है। यहाँ सोहोर छूट गया। ठीक है, ढोकलो सोहोर खड़िया जनजाति से संबंधित शासन व्यवस्था है। इसे खड़िया शासन व्यवस्था भी कहते हैं। खड़िया जनजाति झारखंड की एक प्रमुख जनजाति में से है। प्रजातीय दृष्टि से यह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से संबंधित है। इसकी भाषा खड़िया है। इनकी भाषा में मुंडारी, उरांव तथा आर्य भाषा के भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं। मुख्य रूप से झारखंड में गुमला, सिमडेगा तथा रांची में निवास करते हैं। इनकी ज़्यादातर आबादी बीरू क्षेत्र, जो कि सिमडेगा में है, वहाँ पाई जाती है। और खड़िया जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक है पहाड़ी खड़िया, दूसरा दूध खड़िया और तीसरा ढेलकी खड़िया। पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। ठीक है, और एक गांव के सभी निवासी एक ही गोत्र के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का संचालक है? ए गिरी, बी चौधरी, सी करटाहा, डी लाल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर होगा सी करटाहा। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का संचालक करटाहा होता है। करटाहा ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का संचालक होता है। खड़िया जनजाति में प्रत्येक गांव का एक करटाहा होता है। यह गांव का नेता या संचालक होता है। ग्रामवासी उसके परामर्श या अनुमति से ही कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी किए जा रहे हैं, यहाँ पे इनकी अनुमति, करटाहा जो होते हैं ना, वो गांव के हेड होते हैं। ठीक है, उनके अनुसार ही सभी, उनकी सलाह मशवरा से ही कोई भी कार्य किया जाएगा। ठीक है, करटाहा का मुख्य कार्य लोगों की बैठक बुलाना तथा गांव की समस्याओं का समाधान करना होता है। अगर गांव में किसी तरह का कोई वाद विवाद या किसी तरह का कोई समस्या आ जाए तो उसका जो निवारण है वो कौन करेगा, उसके बारे में डिसीजन कौन लेगा, करटाहा। ठीक है, और ये लोगों की बैठक भी बुलाते हैं। करटाहा को वेतन नहीं मिलता, ये बिना वेतन के ही कार्य करते हैं। करटाहा की नियुक्ति क्षेत्र विशेष के खड़िया बुजुर्गों द्वारा एक जगह एकत्रित होकर सामूहिक सहमति से होता है। जो खड़िया जनजाति में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनकी सहमति से, उनके सलाह मशवरा करने के बाद ही उनका करटाहा की नियुक्ति की जाती है। जो व्यक्ति अपनी जाति की रीति नीति को अच्छी तरह जानता समझता है, उसे ही करटाहा पद के लिए योग्य माना जाता है। अब ऐसा कोई हमेशा बाहर रह रहा है, उसको अपने जाति से, अपने समाज के बारे में कोई जानकारी नहीं, उसको थोड़ी करटाहा बना देगा। करटाहा का पद जो होता है ना, क्योंकि इसको पूरे गांव को देखना होता है ना, तो इसलिए इस पद के लिए कौन व्यक्ति योग्य होगा, वही व्यक्ति योग्य होगा जो अपने गांव के रीति रिवाज को, अपनी जाति से संबंधित रीति रिवाजों को अच्छे से जानता हो, तो उसे ही करटाहा पद के लिए योग्य माना जाता है। ठीक है, और नियमों का पालन न करने या कुछ अवगुण होने पर इस पद से हटाया भी जा सकता है। अब मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हो गया कि वो करटाहा घोषित हो गया, लेकिन वो जो है उसमें अगर कुछ अवगुण है, किसी तरह का कुछ खराब हुआ, अनैतिक कोई कार्य करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसको उस पद से हटाया भी जा सकता है। करटाहा शुद्धिकरण का कार्य तथा पाहन के समान पूजा पाठ भी करते हैं। करटाहा जो होते हैं, शुद्धिकरण का कार्य क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी जाति से किसी को निष्कासित कर दिया गया है या और किसी तरह का कोई
सजा दिया गया है तो उनको फिर से समाज में लाने के लिए शुद्धिकरण पूजा किया जाता है। तो ये पूजा जो है वो करटाहा के द्वारा करवाया जाता है और ये पाहन के समान ही पूजा पाठ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि खड़िया समुदाय में जो व्यक्ति गांव के पर्व त्यौहार में पूजा पाठ कराता है उसे क्या कहते हैं? ए करटाहा, बी नायके, सी नेगी, डी पाहन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी पाहन। ठीक है, खड़िया समुदाय में जो व्यक्ति गांव के पर्व त्यौहार में पूजा पाठ कराता है उसे क्या कहते हैं? उसे पाहन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको डिटेल में। खड़िया समुदाय में गांव के पर्व त्यौहार में पूजा पाठ कराने वाले को पाहन कहते हैं। इसे कालों के नाम से भी जाना जाता है। खड़िया लोगों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को भी अच्छे से समझ लेते हैं कि किस तरह की उनकी स्वशासन व्यवस्था होती है। इसमें देखिए मुख्य रूप से 3 पद होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 3 पद होते हैं, एक है महतो, दूसरा पाहन और तीसरा करटाहा। अब इनको डिटेल में देखते हैं। महतो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। जिन लोगों ने गांव बसाया था उन्हें ही गांव का मुख्य व्यक्ति कहकर महतो की उपाधि दी गई है। वैसे लोग जिन्होंने जो ये गांव बसाया है उसी को क्या बोला जाता है? उनको महतो की उपाधि दी गई, उन्हीं को महतो बोला जाता है। ये वंश परंपरागत पद होता है, जैसे वो होता है ना कि मतलब जाति विशेष से कोई अगर आ रहा है या कोई समुदाय विशेष से आ रहा है तो उसको उसका टाइटल मिल जाता है। उसी तरह से यहाँ पे हो जाता है, जो महतो है, महतो का बेटा वो भी महतो कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये वंश परंपरागत पद होता है, लेकिन इसको बदला जा सकता है अगर किसी तरह का कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता है सामाजिक तौर पर, या फिर किसी तरह का कुछ अनैतिक या कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो महतो का जो ये पद होता है वहाँ से उसको हटाया भी जा सकता है। मतलब कि जो महतो का पद होता है, जो महतो का जो कार्य होता है ना, उस वहाँ अगर कोई व्यक्ति अगर महतो का बेटा है तो वो महतो बन जाएगा। लेकिन अगर वो किसी तरह का ऐसा कोई कार्य करता है जो कि समाज के लिए सही नहीं है, समाज के लिए अहितकर होगा, तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पाहन। पाहन कौन होते हैं? पाहन गांव के पर्व त्योहारों में पूजा पाठ करवाने वाले होते हैं। जो लोग पूजा पाठ करवाते हैं ना पर्व त्यौहार में, उनको पाहन बोला जाता है। और इनको कालो भी कहा जाता है, कालो के नाम से भी इनको जाना जाता है। शादी तथा सार्वजनिक कार्यक्रम में बुलाया जाता है। हम लोग भी शादी ब्याह कुछ करवाते हैं तो पंडित जी बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? हर समाज का अपना अपना होता है। जैसे मुस्लिम समुदाय में काजी को बुलाया जाता है, अदर समुदाय में भी कुछ कोई लोग होते होंगे जो पूजा पाठ का काम या शादी विवाह का काम संपन्न करवाते हैं। उसी तरह से ये जो आदिवासी समुदाय है ना, यहाँ पे खड़िया लोग जो होते हैं, ये लोग क्या है? पाहन को बुलाते हैं। जैसे फागु पूजा होता है, फागु पूजा में इसके फागुन में होता है कर्मा पूजा, नई फसल की पूजा, कुआं पूजा, वृक्ष की पूजा, विवाह आदि, इस तरह का जो भी विशेष रूप से कोई भी पूजा पाठ जो होता है वहाँ पर ये लोग पाहन को बुलाते हैं। ठीक है, और ये पद भी वंश परंपरागत पद है, इसे भी बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? करटाहा। करटाहा जो है वो गांव के नेता एवं संचालक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, ढोकलो सोहोर का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? ए 3 वर्षों के लिए, बी 5, सी 7 और डी 9 वर्षों के लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्षों के लिए। ढोकलो सोहोर का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों का होता है। चलिए डिटेल में देखते हैं इसको। ढोकलो सोहोर का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। खड़िया भाषा में ढोकलो सोहोर का अर्थ, देखिए खड़िया भाषा में ढोकलो सोहोर को क्या बोलते हैं, क्या है इसका मीनिंग? तो ढोकलो का मतलब होता है बैठक और सोहोर का मतलब होता है अध्यक्ष। अर्थात सभी क्षेत्रों के प्रमुख प्रतिनिधि जैसे महतो, पाहन तथा करटाहा साथ इकट्ठे होते हैं, इसी को क्या बोला जाता है? ढोकलो सोहोर। ढोकलो सोहोर एक कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये क्या है? एक तरह से एक संस्था है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, मतलब जो बैठक की जाती है सम्मिलित रूप से, इसका एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष चुना जाता है, उसी को अध्यक्ष को ही सोहोर बोला जाता है। और ये जो जब ये सभा होती है तो इसमें क्या होता है, महतो, वाहन और कटाहा जो क्या होते हैं, ये प्रतिनिधि होते हैं, जो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग गाँव के जो प्रमुख होते प्रतिनिधि होते हैं, वे सब एक साथ इकट्ठे होते हैं और महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं या महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कशन किया जाता है। देखिए, खड़िया जनजाति के अग्रणी लोगों द्वारा अपने समाज को संगठित, इसका एक परिभाषा अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं कि खड़िया जाति के अग्रणी लोगों द्वारा अपने समाज को संगठित करने, सशक्त बनाने एवं अपनी समस्याओं के समाधान हेतु अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया, जिसे ढोकलो के नाम से जाना जाता है। देखिए, क्या हुआ ना कि जो जब समाज बना तो खड़िया जाति के जो लोग थे, जो कुछ प्रबुद्ध लोग थे, उन्होंने सोचा कि समाज को अगर संगठित रूप से, सुचारू रूप से अगर चलाना है, उसको सशक्त बनाना है और उसकी जो समस्याएं हैं, हमारे समाज की समस्याएं, तो हम लोग उसको कैसे अपने स्तर पर उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया और ये जो महासभा बनाई गई, इसी का नाम ढोकलो रखा गया। ठीक है। और सोहोर का मीनिंग क्या होता है? देखिए, सोहोर ढोकलो का जो सभापति होता है ना, जो अध्यक्ष होता है, उसी को क्या बोला जाता है, सोहोर बोला जाता है। इसी की अध्यक्षता में ये जो मीटिंग्स होती हैं, बैठकें होती हैं, वो सभी सोहोर के अंदर ही होती हैं। ठीक है। और संपूर्ण खड़िया का समाज का जो राजा होता है, उसी को सोहोर बोला जाता है। मतलब जितने भी खड़िया समाज के लोग हैं, सभी का वो एक राजा होता है, राजा चुना जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, सोहोर बोला जाता है। अच्छा, बैठक जो होती है ना, वो बैठक बुलाने का जो इंतजाम है वो कौन करता है, करटाहा करता है। साल में एक बार इनकी बैठक होती है। इस सभा में ढोकलो सोहोर का चुनाव होता है। ये जो सभा का आयोजन किया जाता है, इसी में ढोकलो सोहोर का चुनाव किया जाता है और इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। एक से अधिक गांव या गोत्र से संबंधित समस्या का समाधान ढोकलो सोहोर की अध्यक्षता में किया जाता है। मान लीजिए 2 गांवों के बीच का डिस्प्यूट है या 3-4 गोत्र का या इस तरह का कोई अगर डिस्प्यूट होता है, तो उसका जो फैसला होगा वो किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा, ढोकलो सोहोर की अध्यक्षता में किया जाएगा। खड़िया समाज के लिए ढोकलो व्यापक रूप में प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। व्यापक रूप में प्रतिनिधि के तौर पर काम करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि किसी भी तरह का अगर कोई समस्या आता है या समाज के उत्थान के लिए कोई कार्य करना है, तो वो सब कार्यों में ढोकलो जो होते हैं, ढोकलो सोहोर जो होता है ना, ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, अपने समाज की भलाई के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, उसी में लगे रहते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 25, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 25 के निम्न में से कौन खड़िया राजा का सलाहकार होता है? निम्न में से कौन खड़िया राजा का सलाहकार होता है? ए देवान, बी लिखाकड़, सी नेगी, डी संहारक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवान। देवान खड़िया राजा का सलाहकार होता है। आइए थोड़ा इसको समझते हैं। खड़िया राजा का सलाहकार देवान होता है। खड़िया राजा, जिसको सोहोर बोलते हैं, उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, वो कार्य कैसे करता है, कार्य प्रणाली उनकी क्या है, उसको समझते हैं। प्रत्येक गांव का करटाहा अपने गांव की घटना या समस्याओं की सूचना खड़िया राजा को देता है। राजा की आज्ञा पर वह गांव की समस्या या झगड़े का समाधान करता है। बड़े मुकदमों का फैसला राजा मंत्रियों की सहायता से स्वयं करता है। देखिए, क्या होता है ना कि जब भी जो करटाहा होते हैं, वो तो अपने अपने गाँव के लिए होते हैं, चुने जाते हैं। तो करटाहा के गांव में किसी तरह की कोई घटना हो गई, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हुआ है, समस्या आ गई है, तो उसकी सूचना वो किसको देंगे, सोहोर को देंगे। सोहोर मीन्स खड़िया राजा को देंगे। अब राजा अगर आज्ञा देंगे कि भाई आप इस मामले को खुद से निपटा सकते हैं, तो आप अपने गांव की समस्या है या झगड़ा, उसका समाधान खुद से कर लीजिए। तो क्या करते हैं ये जो करटाहा होते हैं, वो अपने फैसलों, अपने गांव से संबंधित झगड़े का समाधान खुद से करते हैं। लेकिन अगर कोई मुकदमा है, बड़ा कोई मामला है, तो उसका फैसला जो है, ये जो राजा होते हैं, खड़िया राजा होते हैं, वो अपने मंत्रियों की सहायता से खुद उसका डिसीजन लेते हैं और मुकदमे के आधार पर जुर्माना निश्चित होता है कि किस तरह का, कितना बड़ा केस है, कितना बड़ा मुद्दा है, कितनी बड़ी समस्या है, उसके आधार पर ही जुर्माना लगाया जाता है। फैसला आने के बाद प्राप्त रकम के कुछ भाग को राजा अपने मंत्रियों के लिए वेतन के रूप में उपयोग करता है। खड़िया राजा जो होते हैं भाई, उनके पास इसके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनको तो वेतन, सैलरी देनी पड़ेगी ना।
तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ये जो जुर्माना लगाया जाता है, उस जुर्माने के जो पैसे होते हैं उसमें से कुछ पैसों का उपयोग वो क्या करते हैं, अपने मंत्रियों को वेतन देने में उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, झगड़े और अनैतिक व्यवहार का मुकदमा होने पर एक दल से खस्सी और दूसरे दल से हड़िया और भात का जुर्माना लिया जाता है। अच्छा देखिए, इनका जुर्माना भी बड़ा अलग होता है। जैसे मान लीजिए किसी आपस में झगड़ा हो गया, आपस में दो गोत्र में झगड़ा हो गया, या दो गांव के बीच में झगड़ा हो गया, या किसी तरह का इस तरह का विवाद है, या किसी तरह का कोई अनैतिक व्यवहार करते हुए पकड़ा गया है, तो इस तरह का जब भी इस तरह का कार्य होगा तो वहाँ पे तो दो पार्टी होगी ना, अकेले तो कोई लड़ नहीं सकता है। मान लीजिए दो अड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो गया, या किसी तरह का अनैतिक व्यवहार ही होता है, तो किसी के साथ तो अनैतिक व्यवहार किया होगा, तो आपस में समझौता कराया जाएगा, या इसका जब फैसला लिया जाता है तो एक दल जो होता है ना, उसको खस्सी लाने के लिए, खस्सी मीन्स हो जाता है मटन, ठीक है, मटन का व्यवस्था करने को बोला जाता है। और जो दूसरा पक्ष है उसको बोला जाता है हड़िया, एक तरह की शराब होती है जो कि इन समुदायों में प्रचलित है, गाँव में प्रचलित है। और भात का जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है। खान पान के पहले राजीनामा कराकर इकरारनामा लिखा जाता है। जब फैसला आ जाता है ना, तो उसके पहले क्या है कि लिखित में उस चीज़ को, जैसे दोनों पक्ष को आपस में आपसी सहमति से एक इकरारनामा लिखवाया जाता है। ठीक है। जैसे अग्रीमेंट टाइप होता है ना, कि दोनों अग्री करते हैं इस चीज़ को, तो वैसा एक राजीनामा लिखवाया जाता है। और किसी गैर खड़िया को, अब गैर खड़िया समाज में क्या होता है ना, कि मान लीजिए कोई खड़िया नहीं है, मीन्स कि जिसका पिता खड़िया नहीं है लेकिन उसकी माँ खड़िया है। ठीक है। उस समुदाय से आती है, लेकिन उसके पिता जो है वो किसी अन्य समाज के लोग से शादी कर ली है, तो उसको अगर अपने समाज में लेने के लिए क्या किया जाता है कि खड़िया पहचान के लिए उनको फिर शादी का प्रस्ताव दिया जाता है, कि अगर वो महिला जो है वो अगर खड़िया समाज के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उनको फिर उनके अपने समाज की पहचान मिल जाएगी उनके बच्चे को। ठीक है। और खड़िया राजा के जो सहायक होते हैं, खड़िया राजा के 3 सहायक होते हैं, एक है लिखाकड़, दूसरा तिंजौकड़ और तीसरा देवान। ठीक है। लिखाकड़ किसको बोलते हैं, लिखाकड़ सेक्रेटरी या सचिव होता है। ये क्या करता है, ये रिपोर्ट तैयार करता है, कोई भी मामला है उसके बारे में ये रिपोर्ट तैयार करता है। तिंजौकड़ जो होता है, तिंजौकड़ माने तिजोरी से रिलेटेड है, इसको ऐसे याद रखिए कि तिजोरी से रिलेटेड में उसकी खजांची। खड़िया फंड का हिसाब रखता है, कहाँ कितना पैसा आया गया, ये सब हिसाब किताब कौन रखता है, तिंजौकड़ रखता है। और जो दीवान होता है ना, ये सलाहकार होता है, ये विभिन्न मुद्दों पर सलाह देने का कार्य करता है। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।